हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो आइए अब हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करते हैं। ये मेरे तरफ से आपके लिए एक नया इनिशिएटिव रहेगा कि अब से हम हर हिस्ट्री के प्रीमिक्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे। मॉड्यूल वाइज हम इस सब को कवर करेंगे। जैसे सबसे पहले आज मैं आपके लिए एंशिएंट इंडिया को लेके आ रहा हूँ, फिर उसके बाद आपके लिए मिडेवल इंडिया के क्वेश्चंस आएंगे और लास्ट में मॉडर्न इंडिया के। आपने देखा होगा कि यूपीएससी में हर साल 1 से 2 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से आते हैं, और अगर प्रीवियस ईयर से ना भी हैं तो उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की रेलेवेंट नॉलेज को यूज़ करके कुछ क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाता है जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट साबित होते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं कोशिश करूंगा जब भी मैं आपके लिए कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आऊं तो उसके साथ साथ उसकी जो रेलेवेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन बनती है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूंगा, ताकि आपकी पूरी एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी हो। और जैसे मैंने आपको वादा किया है कि हिस्ट्री के सेक्शन में से इस बार आपको मैं दिक्कत कोई नहीं आने दूंगा, वो चीज़ आपके लिए मैं करके दिखाऊंगा। तो आइए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि जो वर्ड हिंदू मिलता है हमारे को, वो सबसे पहले किस जगह के लोगों के द्वारा यूज़ किया गया था। तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं: द ग्रीक, द रोमन्स, द चाइनीज एंड द अरब्स। सो प्लीज मार्क योर राइट ऑप्शन। तो देखिए, अगर मैं इसके सही आंसर की बात करूं तो वो है द अरब्स। अगर इसकी जगह द पर्शियंस भी होता तो वो भी एकदम सही ऑप्शन होता। आई होप आपको ये आंसर क्वेश्चन आता होगा, क्योंकि ये आर एस शर्मा में एक पूरा डेडिकेटेड चैप्टर है कि इंडिया को किस नाम से जाना जाता था एंशियंट इंडिया में। अगर किसी भी बच्चे ने ओल्ड एनसीईआरटीज को कवर नहीं किया है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये ओल्ड एनसीईआरटीज दे आर मस्ट फॉर योर यूपीएससी हिस्ट्री सिलेबस प्रिपरेशन। तो प्लीज़ इसको कवर करिए। तो आइए अब हम इंडिया से जुड़े हर उस नाम को देखेंगे जो एंशियंट इंडिया में यूज़ में था। तो सबसे पहला जो नाम हमको मिलता है वो है मलूहा। अगर मैं मलूहा शब्द की बात करूं तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिनोट करने के लिए यूज़ किया गया था, और ये मेसोपोटामिया जो कि आज का इराक का रीजन है उसके लोगों के द्वारा यूज़ किया गया था इन द 3rd मिलेनियम बीसीई टाइम पीरियड। और जो इसके नेबरिंग रीजन्स हैं जैसे कि सुमेरियन या फिर एकेडियन रीजन, वहाँ से भी काफ़ी सारे टेक्स्ट मिलते हैं जो कि मेलुहा को इंडस वैली सिविलाइजेशन के रीजन के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो हमारे पास शब्द है वो है भारत या फिर भारतवर्ष। देखिए, अगर मैं भारत की बात करूं तो ये उस रीजन को डिनोट करता है जो कि ऊपर से स्नो से ढका हुआ है और नीचे जिसके सी है, और इस रीजन में जहाँ पर ब्रह्मैनिकल सिस्टम ऑफ सोसाइटी प्रिवेल करती है। और इसका जो हमारे को रेफरेंस वो हमारे को पुराणिक लिटरेचर या फिर महाभारत से मिलता है। उसके बाद जो हमारे पास शब्द है वो है जम्बू द्वीप, जिसका मतलब होता है लैंड ऑफ द जामुन ट्रीज। आज भी काफ़ी सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में इंडिया को जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता है, और इसका जो रेफरेंस हमारे को वैदिक टेक्सों से मिलता है। फिर शब्द है आर्यवर्ता। देखिए, जब इंडो आर्यंस हमारे यहाँ पर आके रहने लग गए थे तो ये उस टाइम पीरियड के को दर्शाने के लिए ये वर्ड यूज़ होता है जिसका नाम है आर्यवर्ता, और इसका रेफरेंस हमारे को मनुस्मृति से मिलता है। सो इट रेफर्स टू द लैंड ऑक्यूपाइड बाय द इंडो आर्यंस इन द स्पेस बिटवीन हिमालयाज एंड द विंध्य रेंज ऑफ माउंटेन्स इन द साउथ। उसके बाद जो शब्द है वो है नबी वर्षा। ये शब्द आपको बाकी सोर्सेज में नहीं मिलेगा, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस शब्द को अपने जहाँ पर भी आपके नोट्स हैं उसमें नोट डाउन कर लें, ताकि जब भी आपको ये नाम आए तो आप इसको आइडेंटिफाई कर पाएँ और उन बच्चों से आपके पास एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग हो जो इस चीज़ को छोड़ के जा रहे हैं। सो अगर मैं इस शब्द की बात करूं जो कि है नबी वर्षा, ये जैनल लिटरेचर से मिलता है जो कि इंडिया को उस टाइम पे डिनोट करता था। फिर हमारे पास शब्द है हिंदुस्तान। अगर मैं हिंदुस्तान शब्द की बात करूं तो इसमें दो शब्द है, हिंदू और स्थान। देखिए, जहां पर भी स्थान आएगा पीछे, कोई भी शब्द के पीछे अगर स्थान लगा हो तो उसका बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो पर्शियंस ने लगाया होगा। पर्शियंस के नोमेनक्लेचर में ये है कि जो भी उनके पास शब्द होता है वो उसके पीछे स्थान लगा देते हैं, तो ये वर्ड बन जाता है हिंदुस्तान। और जब अगर हम ये वर्ड हिंदू की बात करें तो ये जो वर्ड है हिंदू, ये एक पर्शियनाइज्ड वर्जन है ऑफ द संस्कृत वर्ड सिंधु। तो जब पर्शियंस को ये वर्ड उनके चलन में आया जिसका नाम है सिंधु, तो उन्होंने इसको बिगाड़ के नाम दे दिया हिंदू। हिंदू से बन गया हिंदुस्तान।
सो इट वॉज फर्स्ट यूज बाय द पर्शियंस या फिर अरब्स। अगर आपको दो नाम आ सकते हैं कि हिंदू वर्ड किसने दिया था, या तो अरब आएगा या फिर पर्शियंस आएगा, और ये दोनों ही ठीक हैं क्योंकि ये ऑलमोस्ट सेम इलाके को बिलोंग करते हैं। उसके बाद जो लास्ट शब्द है वह हमारे पास वो है इंडस, और अगर ये आपको आ जाए तो इसका आंसर होगा ग्रीक्स, कि ग्रीक्स ने सबसे पहले हमारे को शब्द दिया था इंडस। तो यहाँ पर हमने 6 से 7 नामों को देख लिया जो इंडिया के लिए यूज़ होते थे इन द एंशिएंट इंडिया। तो प्लीज़ आई होप कि आप इनको साइड में नोट डाउन कर लेंगे अपने, जहाँ पर भी आपने अपनी कॉपी बनाई हुई है। उसके बाद जो हमारे पास आज का दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि गुप्ता पीरियड के दौरान जो हमारे को संस्कृत प्लेज मिलते हैं उनमें क्या लिखा गया है कि वुमेन एंड शूद्रास कौन सी लैंग्वेज को स्पीक आउट करते हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, संस्कृत, प्राकृत, पाली एंड सौरसेनी। तो आपने मेरे को बताना है कि इनमें से कौन सी लैंग्वेज शूद्रास और वुमेन के द्वारा बोली जाती थी गुप्ता पीरियड के दौरान। तो प्लीज मार्क योर राइट ऑप्शन। तो देखिए जो इसका सही आंसर है वो है प्राकृत। अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि जो गुप्ता पीरियड है उसमें उस टाइम के दौरान ऑल्दो उसको गोल्डन पीरियड के नाम से भी जाना जाता है, पर उस टाइम के दौरान क्लास डिविजन्स बहुत थी हमारी सोसाइटी में, और जो संस्कृत लैंग्वेज थी उसको एलिटिस्ट फॉर्म ऑफ लैंग्वेज माना जाता था, और जो भी अमीर लोग थे या फिर एलिटिस्ट लोग थे वही उस लैंग्वेज को बोलते थे, और जो भी लोग लोअर रंग ऑफ द सोसाइटी को बिलोंग करते थे, या फिर हम शूद्रस की बात कर लें, वुमेन की बात कर लें, उनको सिर्फ प्रकृत बोलने की अनुमति थी। तो अगर कहीं पे आपको गुप्ता पीरियड से जुड़ी हुई ये लाइन आ जाए कि संस्कृत वॉज कंसिडर्ड टू बी एन एलिटिस्ट लैंग्वेज एंड इट वॉज ओनली स्पोकन बाय द रिच क्लास, तो ये काफ़ी सही पॉइंट होगा, आपने इसको सही मान के चलना है। और आप ये भी देखेंगे कि गुप्ता पीरियड के दौरान जो संस्कृत लैंग्वेज है उसको काफ़ी रॉयल पैट्रनेज दी गई, और इसका एग्जाम्पल जैसे काफ़ी सारे पोर्ट्स हैं उनके कोर्ट में, जैसे कि कालिदासा, शूद्रका, विशाख दत्ता और भैरवी। जो प्रकृत लैंग्वेज है उस टाइम पे जैना लिटरेचर ने भी बहुत यूज़ की, तो ये भी आपको क्वेश्चन में दिया जा सकता है। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो है कि जो हमारे पास टर्म है यवन प्रिया, जो कि एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट में यूज़ की जाती है, वो किस चीज़ को डिनोट करती है। तो 4 ऑप्शंस जो आपके सामने है वो है अ फाइन वैरायटी ऑफ इंडियन मसलिन, फिर आइवरी, थर्ड ऑप्शन कहता है कि डेमसेल्स सेंट टू ग्रीक कोर्ट फॉर डांस परफॉर्मेंस, और फोर्थ पॉइंट है पेपर। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, 3 से 4 बार यही क्वेश्चन रिपीट हो चुका है आपके यूपीएससी में। सो आई होप आपको ये आता होगा। प्लीज मार्क योर राइट ऑप्शन। तो देखिए अगर मैं यवन प्रिया की बात करूं तो उसका मतलब होता है पेपर, जो कि है काली मिर्च। तो देखिए अगर मैं यवन शब्द की बात करूं तो ये एंशियंट इंडिया में रोमन लोगों को डिनोट करने के लिए हमारे इंडिया में यूज किया जाता था, रोमन या फिर इंडो ग्रीक्स। तो जब हमारे इंडिया और रोम के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सिलसिला चलता था, तो उस टाइम के दौरान ये देखा गया कि जो रोमन लोग हैं उनको काली मिर्च या फिर पेपर काफ़ी, सॉरी काली मिर्च, मैंने लिटरली ही लिख दिया कि काली मिर्च या फिर पेपर उनको काफ़ी पसंद था। तो इसी से नाम पड़ा, क्योंकि उनको ये चीज़ बहुत पसंद है कि, तो इसका पेपर का नाम पड़ गया यवन प्रिया। तो आई होप जब भी अब आप काली मिर्च को देखेंगे, पेपर को देखेंगे, तो आप अपने मुंह से एक शब्द निकालेंगे जो होगा यवन प्रिया। तो आई होप क्योंकि ये 3 से 4 बार पूछा गया है तो आप ऐसे क्वेश्चंस को गलत नहीं कर सकते। उसके बाद जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो है कि जो कंसेप्ट है अनुव्रता का वो किस स्कूल ऑफ फिलॉसफी से दिया गया था। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, मायान बुद्धिज्म, हिनायान बुद्धिज्म, जैनिज्म और लॉकेट स्कूल। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, प्लीज़ मार्क योर राइट ऑप्शन। तो देखिए जो इसका सही आंसर है वो है जैनिज्म। तो आइए सिर्फ अनुव्रता की बात नहीं करते हैं, थोड़ा जैनिज्म को हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो देखिए अगर जैनिज्म में महावीरा जी की बात करूं तो उन्होंने पाथ या फिर धर्म के पाथ पे चलने के लिए 3 ज्वेल्स की वो बात करते हैं, जो कि हैं KBC। देखिए इन 3 ज्वेल्स को मैंने इस तरह से यूज़ किया हुआ लर्न किया हुआ है। अगर किसी बच्चे को इसको लर्न करने में डिफ़िकल्टी आ रही है तो वो भी KBC की तरह यूज़ कर सकते हैं। K फॉर नॉलेज, B फॉर बिलीफ एंड C फॉर कंडक्ट, जो कि है राइट बिलीफ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। अब इन 3 ज्वेल्स को मानने के लिए वो 5 एब्सटिनेंसेस की बात करते हैं, जो कि है अहिंसा नॉन वायलेंस, सत्य ट्रुथफुलनेस, असत्य नॉन स्टीलिंग, अपारगृह जो कि है नॉन एक्विजिशन, और ब्रह्मचार्य जो कि है चेस लिविंग।
अब देखिए इन 5 एब्स्टिनेंसेस को फॉलो करने के लिए वो 2 व्रत्स की 2 वॉस की बात करते हैं जो कि है महाव्रत और अनुव्रत। महाव्रत है कि जो 5 ग्रेट वॉस हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट फॉर्म में अगर फॉलो करने हैं, जो कि सिर्फ जैन मॉन्क्स और नन्स ही इतने स्ट्रिक्ट लॉज को फॉलो कर सकते हैं, तो उनके लिए है महाव्रत। और जो आम लोग हैं जो जैनिज्म को फॉलो करते हैं, क्योंकि वो अपनी रोज़ की दिनचर्या में इतने स्ट्रिक्ट लॉज को फॉलो नहीं कर सकते, तो उनके लिए है अनुव्रत, जिसका मतलब है लेसर वॉस। तो देखिए हमने पहले 3 ज्वेल्स देखे, फिर 5 एब्स्टिनेंसेस देखी और लास्ट में 2 वॉस देखे। तो आई होप अब आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है मीमांसा स्कूल ऑफ फिलॉसफी से। तो क्वेश्चन बात करता है कि मीमांसा स्कूल ऑफ फिलॉसफी के हिसाब से लिबरेशन का कौन सा रास्ता है। तो 4 लिबरेशन के रास्ते दिए हुए हैं। सबसे पहला कहता है ज्ञान, फिर भक्ति, योगा और कर्म। तो आपने बताना है कि मीमांसा स्कूल ऑफ फिलॉसफी के हिसाब से कौन सा लिबरेशन का रास्ता है। तो प्लीज़ मार्क योर राइट ऑप्शन। तो देखिए जो इसका सही आंसर है वो है कर्म। अगर मैं वेदांता स्कूल की बात करूं तो वो ज्ञान की बात करते हैं कि ज्ञान के जरिए ही हमारे को लिबरेशन मिल सकती है। मीमांसा स्कूल कर्म की बात करते हैं। पतंजलि जी का जो स्कूल है वो योगा की बात करता है। आपने अब कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना है कि भक्ति किस स्कूल में बात की जाती है कि भक्ति के द्वारा हमारे को लिबरेशन दी जा सकती है। तो आइए अब हम मीमांसा स्कूल ऑफ फिलॉसफी के बारे में बात करते हैं। अगर मैं मीमांसा की बात करूं तो उसका लिटरल मीनिंग है रिफ्लेक्शन या फिर क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन। और ये माना जाता है कि जो हमारे पास 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी हैं, ये उसमें से सबसे अर्लीस्ट है और ये फंडामेंटल है वेदांता को, कि जो मीमांसा स्कूल है और वेदांता स्कूल है ये दोनों एक साथ चलते हैं। मीमांसा को पूर्व मीमांसा कहा जाता है और वेदांता को उत्तर मीमांसा कहा जाता है। आई होप आपको ये पॉइंट पता होगा। तो आइए अगर हम मीमांसा की बात करें तो ये वेदा में जो भी दिया गया है उसके रूल्स की इंटरप्रिटेशन की बात करता है। सो द एम ऑफ मीमांसा इज टू गिव रूल्स फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेदास, और उसके साथ साथ जो भी वैदिक रिचुअल्स हैं उसको एक पॉलिटिकल जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करता है। एंड इट इज़ बेसिकली कंसर्न विद द अर्लियर पार्ट, जो भी वेदों के अर्लियर पार्ट्स हैं जिनमें कर्म कांड के बारे में बात की गई है, कौन से रूल्स हैं वेदों के, उसमें कौन से रिचुअल्स हैं, जो अर्लियर पार्ट है जिसको कर्म कांड कहते हैं उससे ये डील करता है। इसी वजह से जो हमारा मीमांसा है उसको पूर्व मीमांसा, शायद मैं पहले ऑपोजिट कह गया था, मेरे को उसके लिए माफ़ करना। तो मीमांसा को पूर्व मीमांसा या फिर कर्म मीमांसा के नाम से भी जाना जा सकता है। तो अगर कल को आपको ये आ जाए कि कर्म मीमांसा किस चीज़ के लिए जाना जाता है तो अब आपको पता है। अगर मैं वेदांता की बात करूं तो जैसे मीमांसा हमारा अर्लियर पार्ट्स ऑफ द वेदा के लिए है, तो वेदांता उसी तरीके से लेटर पार्ट्स ऑफ द वेदा के लिए है जो कि है उपनिषद्स। सो उत्तर मीमांसा की अगर हम बात करें वो वेदांता का ही नाम है, जिसका मतलब है पोस्टीरियर स्टडी और ज्ञाना मीमांसा। जैसे मैंने आपको बताया कि जो वेदांता है उसमें लिबरेशन का पाथ ज्ञान को दिया गया है या फिर स्टडी ऑफ नॉलेज। तो ये हमने 2 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी कवर कर लिए। आई होप ये जो हमारा इनिशिएटिव हमने चलाया है जहाँ पर हम आपके लिए हर बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके आएंगे, उसके साथ उनसे जुड़े हुए रेलिवेंट नॉलेज को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी है सो प्लीज़ हमको एक बार कमेंट सेक्शन में लाइक और कमेंट करके बताएं। और इस स्थिति को देखते हुए कोरोना की सारी स्थिति को मैं आपके लिए एक कोट बोलना चाहूँगा जिससे शायद आपको थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी। तो शायद शेयर कुछ इस प्रकार है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। तो अगर आप अब इस जीवन के दौर में शायद थोड़े डिप्रेस हो सकते हैं, मोटिवेशन की कमी हो सकती है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्हीं कुछ स्थितियों से उभरकर आप अपने आप को इस स्टेचर पे बड़ा कर सकते हैं। और अपनी जब आप ज़िंदगी को पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप किसी बहुत बड़े हर्डल को आगे निकल के आए हैं। सो अगर आपको आज का ये लेक्चर अच्छा लगा हो सो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। आगे से हम आपके लिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का इनिशिएटिव को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।